अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 27 एंड 28 14th वीक का लेक्चर है। टॉपिक वही है जो हमने प्रीवियस वीक में स्टार्ट किया हुआ था, रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन दिखा दूं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी इस चैप्टर के हवाले से। तो इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करने थे और जो कर लिए हैं वो भी मैं बता दूं आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क भी हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा दूँ ऑडिट रिस्क क्या था। ऑडिट रिस्क के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑडिट रिस्क का मतलब ये है कि ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपना ओपिनियन जो देता है, जो उसका मेन मकसद है, इस बात का रिस्क कि ऑडिटर कहीं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे दे। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, गैर मुनासिब, जो हकीकत पर मबनी ना हो, ऐसा ओपिनियन कहलाता है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। तो ये रिस्क ऑडिट में हमेशा पाया जाता है कि कहीं ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे दे। दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट रिस्क। हमने ऑडिट रिस्क की टाइप पढ़ी, जो ऑडिट रिस्क की डिफरेंट टाइप्स हैं: इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। प्रीवियस वीडियो आप दोबारा से वॉच कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क को डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क, देयर आर 4 टेक्निक्स टू मैनेज द ऑडिट रिस्क। प्रीवियस लेक्चर में हम एक टेक्निक को डिस्कस कर चुके हैं, एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर को, कि ऑडिटर को ऑडिट रिस्क इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के जो चांसेस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटीट्यूड जो है वो अपनाना है, एग्जिबिट करना है। अगर वो एटीट्यूड अपनाएगा तो वो ऑडिट रिस्क को, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस को मिनिमाइज़ कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में ऑडिट एविडेंसेस के हवाले से कि ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने से ऑडिट रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, फिर डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, और फिर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल सेट करके आप ऑडिट रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह कौन सा एटीट्यूड शो करके ऑडिटर ऑडिट रिस्क को मैनेज कर सकता है। तो हमने डिस्कस किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अगर ऑडिटर ये 3 तरह के एटीट्यूड शो करे, अपना ले, तो वो ऑडिट रिस्क को, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर सकता है। फर्स्ट टाइप ऑफ एटीट्यूड है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सेकंड इज़ प्रोफेशनल बिहेवियर एंड थर्ड इज़ एथिकल। अगर ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड जो है वो अडॉप्ट करे, प्रोफेशनल बिहेवियर शो करे और एथिकल हो जाए अपनी परफॉर्मेंस में, ऑडिट के कंडक्ट में, तो वो ऑडिट रिस्क को मैनेज कर सकता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में हमने पढ़ा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ये है कि ऑडिटर एक क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकली असेसमेंट करे एविडेंसेस को, अलर्ट रहे, एक गैप रखे अपने और कंपनी के दरमियान में, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे जो एविडेंसेस मिले उनको क्रिटिकली असेस करे, अलर्ट रहे कि कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो इंडिकेट कर सकती है पॉसिबल मिस स्टेटमेंट को, जो मिस स्टेटमेंट एरर की वजह से भी हो सकती है और फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। तो ऑडिटर को, जिस तरह पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलर्ट रहती है, ऑडिटर को भी अलर्ट रहना है, किसी पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एटीट्यूड है प्रोफेशनल बिहेवियर, कि ऑडिटर को अपना काम पेशा वराना महारत के साथ, नॉलेज के साथ, स्किल के साथ परफॉर्म करना है, प्रॉपर अटेंशन देनी है और रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है इन मेकिंग ओपिनियन। अपनी राय का इजहार करते वक्त ऑडिटर को जितने भी कवानीन हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना है। फिर फोकस्ड होकर काम करना है, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल बिहेवियर। अगर ऑडिटर प्रोफेशनल बिहेवियर शो करेगा तो वो ऑडिट रिस्क को मैनेज कर सकता है। इसी तरह थर्ड टाइप ऑफ एटीट्यूड था जी कि ऑडिटर को एथिकल बिहेवियर शो करना है। एथिकल बिहेवियर का मतलब है ऑडिटर को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो इस पेशे के
बुनियादी असूल हैं उनको फॉलो करना है। मतलब ऑडिटर को इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी से काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस से काम करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपनी के राजों को राज रखना है, प्रोफेशनल कम्पिटेंसी शो करनी है और प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है। नाउ मूव टूवर्ड्स टूडेज टॉपिक। एक्चुअली हम ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर। आज हमने स्टार्ट करना है ऑडिट एविडेंसेस से। ऑडिट एविडेंसेस का क्या मतलब है, यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं। देन कंट्रोल ऑन डिटेक्शन रिस्क, देन परफॉर्मेंस ऑफ मटीरियलिटी लेवल। तो दीज आर द टेक्निक्स टू मैनेज द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मीन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के जो चांसेस हैं उसको मैनेज करना है। तो ऑडिट एविडेंसेस के बारे में कैसे हम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करके ऑडिट रिस्क को मैनेज करेंगे। तो ऑडिट रिस्क को मैनेज करने का तरीका ये है कि ऑडिटर शुड कलेक्ट sufficient and appropriate audit evidences to reduce audit risk to an acceptable level। ऑडिटर को क्या करना है, sufficient और appropriate audit evidences कलेक्ट करने हैं। ऑडिटर शुड कलेक्ट sufficient and appropriate audit evidences to reduce audit risk। अब दो वर्ड है देखिए यहाँ पर, ऑडिटर को सफिशेंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने। अगर वो सफिशेंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा तो वो ऑडिट रिस्क को, मतलब चांसेस ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन जो है उसको रिड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि ISA 500 के मुताबिक ऑडिट एविडेंसेस कहते किसको हैं। ऑडिट एविडेंसेस का मतलब ये है ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन मेकिंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑडिटर फॉर्म हिज ओपिनियन। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी मालूमात, वो सारे पीस ऑफ पेपर, वो सारी स्टेटमेंट्स जो ऑडिटर ऑडिट के दौरान इकट्ठा करता है और उनको यूज़ करता है और जिनके बुनियाद पर वो अपनी ओपिनियन कायम करता है। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, वाउचर्स भी, डॉक्यूमेंट्स भी, बैंक स्टेटमेंट्स भी, डेटर स्टेटमेंट भी, इन्वेंट्री रिपोर्ट भी, ये सब कुछ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी मालूमात ऑडिट एविडेंसेस कहलाते हैं। तो देखें, कॉमन सेंस की बात है, अगर ऑडिटर एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट कर लेगा, सफिशेंट एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा, तो फिर चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे कि वो गलत ओपिनियन दे, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे। जाहिर सी बात है, इन एविडेंसेस से उसको जो है वो हकीकत का पता चलेगा कहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स हैं और कहाँ पर नहीं हैं। तो ये तो हो गया ऑडिट एविडेंसेस की डेफिनेशन। अब देखें, ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए उसे सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। अब क्या मतलब है सफिशेंट एविडेंसेस का और क्या मतलब है अप्रोप्रिएट एविडेंसेस का, इसको डिस्कस करते हैं ISA 500 के अकॉर्डिंग। सफिशेंट एविडेंसेस किनको कहा जाता है? सफिशेंट मीन द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। सफिशेंट मीन क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस शुड बी रीजनेबल टू सपोर्ट ऑडिटर्स ओपिनियन। कि जो ऑडिट एविडेंसेस की तादाद है ना वो रीज़नेबल होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि ऑडिटर का ओपिनियन उसकी बुनियाद पर कायम किया जा सके और लोग उस पर यकीन करें। तो क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस शुड बी सफिशेंट। लेकिन पुअर क्वालिटी ऑडिट एविडेंस, अगर एविडेंसेस की क्वालिटी पुअर है ना तो फिर ज़्यादा तादाद में आपको ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर क्वालिटी बेहतर है ऑडिट एविडेंसेस की तो फिर आप कम तादाद, कम क्वांटिटी भी कलेक्ट कर लेंगे तो वो आपके पर्पज़ को फुलफ़िल कर देगी। वाइल अ फ्यू नंबर ऑफ हाई क्वालिटी एविडेंसेस आर सफिशिएंट टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। लेकिन अगर आप कम तादाद में भी लेकिन हाई क्वालिटी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लेंगे तो वो आपके पर्पज़ को फुलफ़िल कर देगा। इफ़ द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज़ हायर, और अगर किसी कंपनी में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हों, इफ़ द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज़ हायर, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स का अगर रिस्क ज़्यादा पाया जाए, देन लार्ज नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस शुड बी कलेक्टेड टू रिड्यूस द रिस्क। अंडरस्टूड सी बात देखें, जब रिस्क ज़्यादा होगा तब ज़्यादा तादाद में आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि आपकी ओपिनियन को, आपकी कंक्लूजन को सपोर्ट कर सके। और अगर मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस या रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कम होगी तो जाहिर सी बात है फिर ज़्यादा एविडेंसेस की तादाद में ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। और सफिशेंट एविडेंसेस का मतलब है तादाद के हवाले से ज़्यादा ऑडिट एविडेंसेस होने चाहिए। ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए पहला जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस जो है वो सफिशेंट
मतलब रीज़नेबल क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। अगर ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी अच्छी है तो कम क्वांटिटी भी आपके पर्पज़ को फुलफ़िल कर देगी। इसी तरह अगर उनकी क्वालिटी पुअर है तो फिर आपको ज़्यादा तादाद में ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि आपके ओपिनियन को सपोर्ट मिल सके। अब सेकंड है जी एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो क्या मीनिंग है जी एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस का, इसको डिस्कस करते हैं। एप्रोप्रिएट का मतलब है जी चीज़ों का रेलेवेंट होना, ऑडिट एविडेंसेस का रेलेवेंट होना और रिलायबल होना। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस का मतलब है appropriate mean the quality of audit evidences, quality mean the relevance and reliability of audit evidences। कि audit evidences relevant हों, मतलब जो आप ओपिनियन कायम कर रहे हैं या जिस इशू के बारे में आपको एविडेंस चाहिए था, आपको एविडेंस उसी से रिलेटेड मिले। एक इररेलेवेंट एविडेंस जो है वो आपके ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करता। आप किसी के बारे में, किसी स्टेटमेंट के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी अकाउंट के बारे में अगर कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो आपके एविडेंसेस भी उसके मुताबिक होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, उससे रिलेटेड होने चाहिए। इसी तरह रिलायबल का मतलब ये है जी ऑडिट एविडेंसेस एतमाद के काबिल हो, मतलब वो रियल हो, फेक ना हो, डाउटफुल ना हो। तो रिलायबल और रेलेवेंट अगर एविडेंसेस होंगे तो ऐसे एविडेंसेस को हम कहते हैं ये क्वालिटी, इनकी अच्छी क्वालिटी है, ये हाईली क्वालिटी वाले ऑडिट एविडेंसेस हैं। तो क्वालिटी ऑडिट एविडेंसेस को कहा जाता है ये एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। तो अगर ऑडिटर ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है, चांसेस ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन को रिड्यूस करना चाहता है, तो ऑडिटर शुड कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। सफिशिएंट जैसा कि मैंने बताया क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस एंड एप्रोप्रिएटनेस मीन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। अब देखें जैसा कि हमने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस में भी डिस्कस किया कि अगर क्वालिटी हाई है ना ऑडिट एविडेंसेस की, मतलब एविडेंसेस रिलायबल भी हों और रेलेवेंट भी हों, तो कम तादाद भी आपके डिसीजन को, आपके ओपिनियन को सपोर्ट करेगी। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम किस तरह ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट या हम क्वालिटी ऑडिट एविडेंसेस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी कि हम किस तरह क्वालिटी एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। हाउ टू कलेक्ट क्वालिटी ऑडिट एविडेंस। एक अच्छी क्वालिटी के, अच्छे म्यार के, रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, उसकी क्या इंडिकेशन है। तो ऑडिट एविडेंसेस विच आर बेस्ड ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल दैन फोटोकॉपीज़। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट आपको चाहिए, कोई वाउचर, कोई इनवाइस चाहिए, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ज़्यादा रिलायबल होगी रैदर दैन फ़ोटोकॉपी। अगर आप मैनेजमेंट से वो डिमांड करते हैं, मैनेजमेंट आपको उसकी फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करती है, तो फ़ोटोकॉपी जो है वो उतनी क्वालिटी वाली नहीं होती, मतलब उसकी रिलायबिलिटी ज़रा डाउटफुल होती है कि उसमें शायद कोई चेंज किया गया हो, मैनिपुलेशन की गई हो। इसी तरह पर्सनली कलेक्टेड एविडेंसेस आर मोर रिलायबल। वो एविडेंसेस जो ऑडिट का स्टाफ, ऑडिटर खुद कलेक्ट करता है, वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं दैन प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट। जो कंपनी की मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करे, उसमें डाउट हो सकता है कि वो अपने आप को सेव करने के लिए या कुछ चीज़ों को हाइड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए पर्सनली जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं दैन प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट। इसी तरह वो एविडेंसेस जो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, दे आर मोर रिलायबल दैन ओरल फॉर्म ऑफ एविडेंसेस। तो रिटर्न एविडेंसेस ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो ऑडिटर की ये एफर्ट होनी चाहिए कि वो एविडेंसेस जो है वो रिटर्न फॉर्म में कलेक्ट करे और पर्सनली कलेक्ट करे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कलेक्ट करे। लास्ट पॉइंट है जी इस हवाले से, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस आर मोर रिलायबल दैन इंटरनल। मतलब वो एविडेंसेस जो आप एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, मतलब बैंक से कॉल करके आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, इसी तरह डेटर से डेटर स्टेटमेंट मंगवाते हैं, सप्लायर से सप्लायर्स की स्टेटमेंट मंगवाते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ये एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होते हैं रैदर देन आप कंपनी से डिमांड करें कि वो आपको और बैंक स्टेटमेंट दे या डेटर्स की रिपोर्ट दे या क्रेडिटर्स की रिपोर्ट दे। तो ये वो 4 टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए ऑडिट एविडेंसेस, क्वालिटी ऑडिट एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट किए जा सकते हैं। फर्स्ट वन है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी से ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो इनकी क्वालिटी बेहतर होती है। फिर वो एविडेंसेस जो ऑडिटर या उसका स्टाफ जो है वो खुद कलेक्ट करते हैं पर्सनली, वो ज़्यादा रिलायबल है दैन प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट।
और रिटन फॉर्म के एविडेंसेस जो हैं, रिटन फॉर्म ऑफ ऑडिट एविडेंसेस आर मोर रिलायबल दैन ओरल। इस तरह एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस आर मोर रिलायबल दैन इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क को मैनेज करने की टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया, अदरवाइज़ हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। अभी के लेक्चर में हमने अभी तक ऑडिट एविडेंसेस को डिस्कस किया कि ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करके हम जो है वो ऑडिट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंट्रोल ऑन डिटेक्शन रिस्क, कि हम डिटेक्शन रिस्क को मैनेज करके, कंट्रोल करके भी ऑडिट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस को मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट पे फिर हम डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल सेट करके भी ऑडिट रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। नो मूव्स टुवर्ड कंट्रोल ऑन डिटेक्शन रिस्क। देखें, जैसा कि आपने ऑडिट रिस्क की टाइप्स पढ़ी थी, ऑडिट रिस्क की टाइप्स आपने पढ़ी थी, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। अब 3 तरह के रिस्क हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं जी कि आपने अगर ऑडिट रिस्क को मैनेज करना है तो आप किसको कंट्रोल करें? आप कंट्रोल करें डिटेक्शन रिस्क को। देखें, जो इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क है ना, वो ऑडिटर मैनेज नहीं कर सकता, ऑडिटर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑडिटर उसे मिनिमाइज नहीं कर सकता। जैसा कि इनहेरेंट रिस्क क्या था? द रिस्क ड्यू टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनके अंदर इनहेरेंट फीचर पाया जाता है कि उनमें फ्रॉड हो सकता है, मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मैनिपुलेशन बड़ी आसानी से हो सकती है उन स्टेटमेंट्स में। तो क्योंकि उनमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई हम इनहेरेंट रिस्क को एज एन ऑडिटर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कंपनी के सिस्टम को चला नहीं रहे ना, कंपनी चला रही है, उसके डायरेक्टर चला रहे हैं, उसके मैनेजर चला रहे हैं। इसी तरह कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है जी वो रिस्क है जो कंपनी के वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से है। वह कंपनी का सिस्टम वीक है, उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करे, प्रिवेंट करे और फिर करेक्ट करे। तो कंट्रोल सिस्टम का वीक होना ये भी कंपनी के एंड पे फॉल्ट है। ऑडिटर तो इस कंट्रोल सिस्टम मतलब कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, ना ही उसे कोई इख्तियार देगा। ऑडिटर का काम तो सिर्फ ऑडिट करना है। तो इसका मतलब हुआ है द ओनली टाइप ऑफ रिस्क विच कैन बी कंट्रोल दैट इज़ डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करे। अगर वो डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल कर लेगा तो वो जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको दिखा दूँ कि किसी एक भी रिस्क को कंट्रोल कर लेने से ओवरऑल ऑडिट रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। देखें, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क था मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। अगर डिटेक्शन रिस्क को मतलब अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, डिटेक्शन रिस्क क्या था कि रिस्क है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अनडिटेक्टेड ना रह जाएं। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का अनडिटेक्टेड रह जाना दैट इज़ डिटेक्शन रिस्क। अगर ऑडिटर पूरी कोशिश करे, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स अडॉप्ट करे, ऐसा तरीक़ाकार यूज़ करे, डिटेल में ऑडिट करे कि वो कोई अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना रहने दे, मतलब डिटेक्शन रिस्क को मिनिमाइज़ कर ले, ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को मिनिमाइज़ कर ले, नियर टू ज़ीरो ले आए, तो ओवरऑल देखें जब ये मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिटेक्शन रिस्क जब ऑडिटर हर चीज़ को चेक कर लेगा, बड़ा मैन्यूटली एग्जामिनेशन करेगा, तो फिर तो चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे ना कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो ओवरलुक कर दी जाए। जब ओवरलुक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब ये हुआ कि ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। तो टेक्निक्स फिर ये है कि अगर ऑडिट रिस्क को ऑडिटर ने मैनेज करना है तो वो एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर, देन ऑडिट एविडेंसेस, देन वो क्या करे? डिटेक्शन रिस्क को मैनेज करे, डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करे। डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल ऑडिटर कर सकता है क्योंकि इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है।
वो कंपनी के एंड पर, कंपनी चाहे तो डिटेक्शन और जो कंट्रोल रिस्क का उसको मैनेज कर सकती है, ऑडिटर नहीं कर सकता मैनेज। तो डिटेक्शन रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए? ऑडिटर कैन ओनली मैनेज द डिटेक्शन रिस्क बिकॉज इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ऑडिटर, क्योंकि इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क ऑडिटर के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ऑडिटर इंक्रीजेज ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर को क्या चाहिए डिटेक्शन रिस्क को मैनेज करने के लिए? ऑडिटर शुड इंक्रीज द ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर को चाहिए कि वो ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ा ले, ऑडिट प्रोसीजर्स की तादाद बढ़ा ले, मतलब ज़्यादा डिटेल में ऑडिट करे। अभी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर है कि ऑडिट किया कैसे जाता है, ऑडिट में कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जिनकी बुनियाद पर ऑडिटर इस काबिल हो जाता है कि वो ओपिनियन ड्रॉ करे, उसको पता चल जाए कि कहाँ पर एरर, कहाँ पर फ्रॉड है। तो ऑडिटर शुड इंक्रीज द ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर को चाहिए कि वो ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा अडॉप्ट करे। स्पेंड मोर टाइम, कंपनी की स्टेटमेंट्स को चेक करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। इंक्रीज सैम्पल साइज़, अगर वो 100 में से 20 आइटम्स ट्रांजैक्शंस को चेक करता है तो उसे चाहिए कि सैम्पल साइज़ बढ़ा ले, वो 100 में से 25, 30 या 40 ट्रांजैक्शंस को चेक करे, डिटेल ऑडिट करे, क्योंकि जो है वो डिटेक्शन रिस्क को मिनिमाइज़ करना मकसद है। ऑन डिटेक्शन ओवरलुक के चांसेस को रिड्यूस करना, तो जाहिर सी बात है आपको डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी। जितनी कम सैम्पल साइज़ लेंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं ओवरलुकिंग के, क्योंकि जिनको आप छोड़ देंगे, सैम्पल में नहीं चूज़ करेंगे, उनमें एरर्स और फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऑडिटर शुड इंक्रीज द ऑडिट प्रोसीजर, स्पेंड मोर टाइम, इंक्रीज सैम्पल साइज, इंक्रीज मटीरियलिटी लेवल इन ऑर्डर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क। ऑडिटर क्या करता है, मटीरियलिटी लेवल को बढ़ा लेता है। मटीरियलिटी लेवल बढ़ाने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर पहले मटीरियलिटी लेवल सेट किया गया $500 कि भाई $500 की ट्रांजैक्शन को चेक करना है, इससे बिलो अमाउंट की ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करना, जैसा कि मटीरियलिटी लेवल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मटीरियलिटी लेवल बढ़ाने का मकसद मतलब यहाँ पर ये है कि अगर $500 की हर ट्रांजैक्शन को चेक किया जा रहा है और 500 से बिलो की ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जा रहा, एक इंक्रीज मटीरियलिटी लेवल का मतलब ये है कि ऑडिटर 500 की बजाय मटीरियलिटी लेवल सेट करे $400। $400 सेट करने से क्या होगा कि पहले सिर्फ $500 वाली ट्रांजैक्शन और उससे अबव अमाउंट वाली ट्रांजैक्शन चेक की जाती थी, अब $400 वाली ट्रांजैक्शन भी चेक की जाएंगी। दिस इज़ इंक्रीज इन मटीरियलिटी लेवल, कि वो मटीरियलिटी लेवल, अहमियत का लेवल बढ़ा लें। देखें, एक चीज़ है आपके लिए गैर अहम है, अब उसको अहम समझना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है इंक्रीज मटीरियलिटी लेवल। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया था कि आप फ़कीर को वही पैसे देते हैं अपने वॉलेट में से निकाल के जो आप समझते हैं जी आपके लिए अहम नहीं है। मिसाल के तौर पर आप 10 रुपये को गैर अहम समझते हैं या 100 रुपये को गैर अहम समझते हैं, इसलिए आप फ़कीर को वो 100 रुपये का नोट दे देते हैं। अब अगर किसी के लिए 50 रुपीज़ भी अहम हैं तो उसके लिए 100 तो मटीरियलिटी है, 50 भी मटीरियलिटी है, उसका मटीरियलिटी लेवल ज़्यादा हाई है, उसके लिए अहमियत का म्यार ज़्यादा है। इसी तरह फ़कीर के लिए 10 रुपये का म्यार ज़्यादा है। तो इंक्रीज़ मटीरियलिटी लेवल का मतलब ये हुआ कि स्मॉलर अमाउंट की ट्रांजैक्शन भी चेक की जाएँ। अगर पहले $500 को आपने अपना लेवल बनाया था कि इससे अबव की ट्रांजैक्शन आप चेक करेंगे, इस लेवल की या इससे अबव लेवल की ट्रांजैक्शन आप चेक करेंगे, तो अब आपको क्या चाहिए कि अब आप 500 के बजाय $400 मटीरियलिटी लेवल सेट कर दें, $300 मटीरियलिटी लेवल सेट कर दें। इससे होगा ये कि ऑडिटर को ज़्यादा डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन चेक होंगी, जिससे डिटेक्शन रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग, रिस्क ऑफ अनडिटेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि डिटेक्शन रिस्क की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये है द रिस्क दैट द प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर विल नॉट एनेबल्ड हिम टू डिटेक्ट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जो ऑडिटर प्रोसीजर अडॉप्ट करे, अगर उन प्रोसीजर्स की मदद से वो डिटेक्ट ना कर पाए मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को, तो ये डिटेक्शन रिस्क है। तो ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल कर सकता है किस तरह, ऑडिट प्रोसीजर्स में इजाफा करके, ज़्यादा टाइम स्पेंड करके, सैम्पल साइज़ को बढ़ाकर और इंक्रीज मटीरियलिटी लेवल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। होप्स हो कि आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब देखें किस तरह ऑडिट रिस्क को मैनेज करना है, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए फर्स्ट टेक्निक थी एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर, देन ऑडिट एविडेंसेस, देन थर्ड वन इज़ कंट्रोल ऑन डिटेक्शन रिस्क, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज़ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल, कि ऑडिटर शुड सेट द परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल। अब हमने एक सिंपल मटीरियलिटी लेवल तो पढ़ा था, ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल क्या है। तो पहले सिंपल मटीरियलिटी लेवल के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए।
मटीरियलिटी लेवल क्या है कि ऑडिटर और उसका कंपनी और ऑडिट स्टाफ मिलकर प्लानिंग स्टेज में डिसाइड करते हैं कि किस हद तक किस लिमिट की ट्रांजैक्शंस मटीरियल हैं, किस अमाउंट की ट्रांजैक्शन मटीरियल हैं और किस अमाउंट की ट्रांजैक्शन इममटीरियल हैं, जिनको चेक नहीं किया जाएगा, उनको अहम नहीं समझा जाता इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनमें अगर एरर हो जाए या उनमें मिस स्टेटमेंट हो जाए तो कंपनी के रिजल्ट्स पर खातिर ख्वाह जो फ़र्क है वो नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ को मटीरियल समझा जाता है विच ओमिशन एंड मिस स्टेटमेंट। मटीरियलिटी लेवल की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि एवरीथिंग इज़ कॉल्ड मटीरियल, हर वो चीज़ मटीरियलिटी लेवल में आती है विच ओमिशन एंड मिस स्टेटमेंट, जिसको अगर ना लिखा जाए, ओमिट कर दिया जाए और मिस स्टेटमेंट या गलत लिखा जाए विल इफ़ेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स के जो डिसीजंस हैं वो उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, असरअंदाज होते हैं, गलत हो जाते हैं, उनमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मटीरियलिटी लेवल का मतलब ये हुआ कि अहमियत का एक लेवल है, एक अमाउंट है जो आप सेट कर लेते हैं ऑडिटर के साथ प्लानिंग स्टेज में ही, फिर ऑडिटर उतनी अमाउंट की या उससे हायर अमाउंट की ट्रांजैक्शन को चेक करता है। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल क्या है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल अदर देन मटीरियलिटी लेवल, एक मटीरियलिटी लेवल वो है जो ऑडिटर और कंपनी सेट करती है, ऑडिटर और कंपनी सेट करती है। फॉर एग्जांपल ऑडिटर और कंपनी के दरमियान सेट हो जाता है कि $100 मटीरियलिटी लेवल है, मतलब इसका कि $100 की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको चेक किया जाएगा। ये ऑडिटर और कंपनी के दरमियान सेट हो जाता है कि $100 और इससे अबव की ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाएगा। अब ऑडिटर और कंपनी में तो $100 सेट हुआ, लेकिन क्या हुआ जब ऑडिटर कंपनी के साथ प्लानिंग स्टेज में मटीरियलिटी लेवल सेट करके आया और अपने स्टाफ के पास आया, तो ऑडिटर ने अपने स्टाफ से मीटिंग की और उन्होंने कहा भाई कंपनी और ऑडिटर के दरमियान $100 मटीरियलिटी लेवल है, लेकिन अपने स्टाफ को उसने कम्युनिकेट किया कि हम $80 को मटीरियलिटी लेवल समझेंगे। इससे होगा क्या, कंपनी के मुताबिक $100 की ट्रांजैक्शन सारी चेक की जानी है और उससे अबव की ट्रांजैक्शन चेक की जानी है, लेकिन ऑडिटर ज़्यादा मोहतात होते हुए $80 और उससे अबव की ट्रांजैक्शन को चेक करता है। इसका मतलब है $100 वाली तो चेक होंगी भी, 90 वाली भी होंगी, 85 वाली भी होंगी, 84 वाली, 3 वाली, 2 वाली, 81, इवन $80 की ट्रांजैक्शन भी चेक होंगी। ज़्यादा डिटेल में चेकिंग होगी, इससे जो रिस्क है ना वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, इससे चांसेस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स वो कम हो जाएंगे, अनडिटेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ओवरलुकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में ऑडिट करने से ज़्यादा चीज़ें वाज़िया हो जाती हैं, ज़्यादा एरर्स और फ्रॉड जो हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, तो फिर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल एक ऐसा लेवल है जो ऑडिटर और ऑडिटर के ऑडिट स्टाफ के दरमियान सेट होता है, और यूजुअली बल्कि इसका जो लेवल है वो एक्चुअल मटीरियलिटी लेवल से कम रखा जाता है। क्यों कम रखा जाता है? टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ओवरलुकिंग, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अनडिटेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस हैं अनडिटेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, ऑडिटर शुड सेट मटीरियलिटी लेवल एज वेल एज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल। ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए ऑडिटर को चाहिए कि वो मटीरियलिटी लेवल सेट करे एज वेल एज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल। सिर्फ मटीरियलिटी लेवल नहीं बल्कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल भी सेट करे। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल क्या है? रेफर्स टू द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर। वो अमाउंट है जो ऑडिटर सेट करता है एट लेस देन एक्चुअल मटीरियलिटी लेवल, उसकी अमाउंट जो है वो एक्चुअल मटीरियलिटी लेवल से कम रखी जाती है फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन के हवाले से या किसी अकाउंट बैलेंस के हवाले से। मतलब आपके मटीरियलिटी लेवल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एक्सपेंसेस के लिए मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट हो सकता है, रेवेन्यू के लिए मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट हो सकता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए उसकी डिफरेंट सेटिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप एक्सपेंसेस के हवाले से $50 को मटीरियल समझते हैं और उससे अबव ट्रांजैक्शंस को, एसेट्स के हवाले से आप $500 उससे अबव की ट्रांजैक्शंस को मटीरियल समझते हैं, रेवेन्यू के हवाले से आप $30 या इससे अबव की ट्रांजैक्शन को मटीरियल समझते हैं, और लाइबिलिटीज़ के हवाले से आप $100 और इससे अबव की ट्रांजैक्शंस को मटीरियलिटी लेवल समझते हैं। तो डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट हो सकता है, और ओवरऑल
हर ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शंस के लिए एक मटीरियलिटी लेवल भी हो सकता है। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल क्या है? रेफर्स टू द अमाउंट और अमाउंट्स set by the auditor at less than actual materiality level for particular class of transaction account balances. This is done to reduce the probability. ऐसा इसलिए किया जाता है to reduce the chances, probability of undetected material misstatements, ताकि undetected material misstatements के chances को reduce किया जाए। material misstatements के जो chances हैं उनके undetected रह जाने को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। तो ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल अगर सेट किया जाएगा तो अंडरस्टूड सी बात है, इससे जो ऑडिट रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। नोट है जी, ATR रूल है, ऑडिटर शुड लीव द ऑडिट एंगेजमेंट। अगर किसी ऑडिट एंगेजमेंट में, मतलब ऑडिट का एग्रीमेंट ऑडिटर ने जो किया है, अगर उसमें ऐसी एंगेजमेंट में अगर ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा हो और उसको कम ना किया जा रहा हो, ऑडिटर कम ना कर पा रहा हो, ऑडिट रिस्क को मैनेज ना कर पा रहा हो, मतलब वो एटीट्यूड यूज़ भी कर रहा है, वो ऑडिट एविडेंसेस भी कलेक्ट कर रहा है, उसने डिटेक्शन रिस्क को भी कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल भी सेट किया, लेकिन इसके बावजूद ऑडिट रिस्क रिड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, ब्लंडर्स हैं, ऐसे स्कैंडल्स हैं जिनको मैनेज नहीं किया जा रहा। तो ऑडिटर को इस बात का डर है कि कहीं उसका ओपिनियन गलत ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा डर हो, रिस्क हो और ऑडिटर कोशिश के बावजूद उसको मैनेज ना कर पा रहा हो, इफ़ ऑडिटर इज़ अनएबल टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, ऑडिटर इस काबिल ही ना हो कि ऑडिट रिस्क को कम कर सके, तो उसे क्या करना चाहिए? ऑडिटर शुड लीव द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर को ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एग्रीमेंट तोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, और ये प्ली लेनी चाहिए, ये रीज़न बतानी चाहिए कि ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा है कंपनी में, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क बहुत ज़्यादा है कंपनी में, मिसस्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मुझे इस बात का डर है कि कहीं मुझसे ऑडिट ओपिनियन जो है वो रॉन्ग ना हो जाए और कल को ऑडिटर के लिए कोई लाइबिलिटी ना बन जाए। तो ऑडिटर को ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट को छोड़ देना चाहिए जिसमें कोशिश के बावजूद वो ऑडिट रिस्क को मैनेज ना कर पा रहा हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें, हमने इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ा, इसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ा कि एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर शो करना है, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होने चाहिए, फिर क्वालिटी ऑडिट एविडेंसेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, फिर थर्ड टेक्निक हमने पढ़ी कि ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करे, और फोर्थ और लास्ट टेक्निक अभी हमने कंप्लीट की, दैट इज़ ऑडिटर should set the performance materiality level in order to control the audit risk. This is all about this chapter, assessment of audit risk। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ऑडिट एंड एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, एडवांस लेवल का चैप्टर है, टॉपिक है, टेक्निकल ये चीज़ें थी इसमें हमने जो डिस्कस की। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो इसके हवाले से तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे जो है वो YouTube चैनल पर भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो वाइंड अप करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।